श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ 4 फरवरी 1948 के जश्न पर विवाद बढ़ गया है। इस पर एक सवाल उठाया गया है कि क्या इस आयोजन पर श्रीलंका के 300 मिलियन रुपये बर्बाद करने लायक है। श्रीलंका सरकार ने महंगा आधिकारिक उत्सव मनाने का निर्णय क्यों लिया है? देश विनाशकारी आर्थिक पतन का सामना कर रहा है और हजारों गरीब नागरिक भुखमरी का सामना कर सकते हैं। जब आजादी के बाद उपलब्धियों के रूप में जश्न मनाने के लिए कुछ भी नहीं है तो इतना सार्वजनिक पैसा क्यों बर्बाद किया जाए? एक और विवाद भी चल रहा है। फरवरी के अंत से पहले राष्ट्रव्यापी स्थानीय सरकार के चुनाव होने हैं, लेकिन इस बात पर बहस चल रही है कि क्या आर्थिक संकट का सामना करते हुए चुनाव पर जनता का पैसा खर्च करना विवेकपूर्ण है। यह सत्ताधारी अभिजात वर्ग बनाम लोकतंत्र और लोक कल्याण के संकीर्ण हितों का मामला है। राष्ट्रपति का कार्यालय यह दावा करता रहा है कि राजकोष के पास चुनाव पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, जो जनता की तत्काल आवश्यकता नहीं है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी अपमान से बचने के लिए सत्ताधारी गठबंधन ने यह बहाना बनाया है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव निर्धारित किए गए हैं, चाहे वे होंगे या नहीं यह एक और मुद्दा है। इस बीच जनता के उत्साह की अनुपस्थिति के बावजूद स्वतंत्रता दिवस समारोह योजना के अनुसार चलेगा। श्रीलंका में 1948 एक घटना के रूप में शायद ही आधिकारिक हलकों के बाहर एक राग मारा गया हो। कुछ कारण श्रीलंका के स्वतंत्रता के विशिष्ट मार्ग में निहित हैं। दूसरे औपनिवेशिक शासकों के जाने के बाद सरकारों द्वारा हासिल किए गए या नहीं किए गए कार्यों से जुड़े हुए हैं। किसी भी उत्सवपूर्ण प्रवचन में मुख्य बिंदु यह है कि श्रीलंका के राष्ट्रीय नायकों ने बिना किसी रक्तपात के अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की, अन्य देशों के विपरीत जहां स्वतंत्रता का मार्ग कई मामलों में हिंसक था। रक्तपात के बिना स्वतंत्रता की यह थीसिस अपनी अंतर्निहित सीमाओं के कारण श्रीलंका में सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित नहीं है। प्रवचन की जड़ें। स्वतंत्रता को राष्ट्रीय गौरव की घटना के रूप में मनाने के बारे में संदेह करने वाले प्रवचन की 4 जड़ें हैं: सिंगल राष्ट्रवादी, तमिल राष्ट्रवादी, समाजवादी और अकादमिक। श्रीलंका को पूर्ण राजनीतिक संप्रभुता प्रदान नहीं करने के लिए सिंगली राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासकों से नाराज थे। पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संघर्ष न करने के कारण वे स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं से भी नाखुश हैं। उनका तर्क है कि 1947 के 16वीं संविधान में केवल आंशिक स्वतंत्रता और अपूर्ण संप्रभुता शामिल थी। वे इस बात से भी नाखुश हैं कि संविधान धर्मनिरपेक्ष था और बहुसंख्यक सिंगली बौद्धों के विशेष अधिकारों को मान्यता नहीं देता था। आंशिक रूप से भारतीय उदाहरण से प्रेरित होकर सिंगली राष्ट्रवादियों ने 1952 की शुरुआत में प्रस्तावित किया कि सीलोन को संविधान में बौद्ध धर्म के लिए एक विशेष दर्जा के साथ एक गणराज्य बनाया जाना चाहिए। तमिल राष्ट्रवादियों के लिए यह इस डर के बारे में था कि आजादी के बाद की सरकार की व्यवस्था में बहुमत का प्रभुत्व सुनिश्चित करने की क्षमता थी। 1948 से पहले सरकार में किसी भी बहुसंख्यकवादी प्रभुत्व को रोकने के लिए उनकी मुख्य मांग विधायिका में सभी अल्पसंख्यकों के लिए संतुलित प्रतिनिधित्व की थी। हालांकि स्वतंत्र संविधान ने उन्हें भेदभावपूर्ण कानून के खिलाफ केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान की। यह महसूस करने पर कि विधायी गैर भेदभाव एक झूठा वादा था, तमिल नेताओं ने क्षेत्रीय स्वायत्तता का समर्थन किया, जिसने स्वतंत्रता के बाद की संवैधानिक व्यवस्था की संरचना का आह्वान किया। वामपंथी आलोचकों ने सिंगली राष्ट्रवादी तर्क को साझा किया कि स्थानीय अभिजात वर्ग द्वारा सुरक्षित राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी थी, यह तर्क देते हुए कि केवल एक समाजवादी गणराज्य सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित करेगा। इसलिए 1948 का उत्सव प्रतिक्रियावादी राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा प्रचारित एक राजनीतिक रूप से खोखला अभ्यास था। श्रीलंका के समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए 1970-72 में वाम दलों ने सिंगली राष्ट्रवादी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के साथ सहयोग करने की पृष्ठभूमि यही है। वामपंथी आलोचना से आंशिक रूप से प्रेरित शैक्षणिक संदेहवाद ने श्रीलंका में स्वतंत्रता के लिए एक उग्रवादी उपनिवेशवाद विरोधी जन आंदोलन की अनुपस्थिति से जुड़ी राजनीतिक स्वतंत्रता की अधूरी प्रकृति को उजागर किया है।
इसने तर्क दिया कि सीलोन के बुर्जुआ वर्ग का उपनिवेशित वर्ग, जिसके नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए बातचीत की थी, उपनिवेशवादी के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को तोड़ने के लिए कभी प्रतिबद्ध नहीं था। एक अन्य बिंदु जिसने लोकप्रिय चेतना को जकड़ लिया है, वह श्रीलंकाई बुर्जुआ अभिजात वर्ग की सहयोगी रूढ़िवादिता है, जिसने उन्हें भारत की तरह एक उग्र उपनिवेशवाद विरोधी जन आंदोलन का नेतृत्व करने से रोका। इस बिंदु को आगे बढ़ाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके नेताओं और राष्ट्रवादी संघर्ष में जन लामबंदी की रणनीति के बीच तुलना की गई है। इस प्रकार श्रीलंकाई अभिजात वर्ग के सांस्कृतिक रूप से अंग्रेजीकृत और दलाल वर्ग ने उन्हें एक लोकप्रिय संघर्ष के माध्यम से मजबूर करने के बजाय बातचीत का विकल्प चुना। 1950 के दशक की शुरुआत से श्रीलंका में एक प्रमुख राजनीतिक बहस स्वतंत्रता के राजनीतिक संवैधानिक ढांचे को लेकर रही है। स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक व्यवस्था के समग्र ढांचे की उदार लोकतांत्रिक प्रकृति पर न्यूनतम सहमति थी। यहाँ तक वामपंथियों ने भी इस चेतावनी के साथ इसका समर्थन किया कि पूर्ण स्वतंत्रता और संप्रभुता केवल समाजवाद के तहत ही एक वास्तविकता होगी। वामपंथियों के प्रमुख सुधार तर्क श्रीलंका को गणतंत्र बनाने, सीनेट को समाप्त करने और अल्पसंख्यक अधिकारों को और मजबूत करने के बारे में थे। सिंगली राष्ट्रवादी सुधार तर्कों में श्रीलंका को बौद्ध गणराज्य बनाना, बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए राज्य की प्रतिबद्धता, सिंगली बौद्धों और उनकी संस्कृति के अधिकारों की बहाली और सिंगली को आधिकारिक भाषा बनाना शामिल है। इस बीच प्रमुख तमिल राष्ट्रवादी मांग संघवाद के ढांचे के भीतर स्वतंत्रता के बाद के राज्य के पुनर्गठन के बारे में रही है, ताकि तमिलों को क्षेत्रीय स्वायत्तता का अधिकार दिया जा सके। 1972 का पहला रिपब्लिकन संविधान 1948 के बाद भी पहला बड़ा संरचनात्मक सुधार सिंगली राष्ट्रवादी और वामपंथी सुधार प्रस्तावों का मिश्रण था, लेकिन इसने तमिल राष्ट्रवादी सुधार मांगों को समायोजित करने से इनकार कर दिया। एक अल्पकालिक शांति। दक्षिण एशिया में 1948 में श्रीलंका की विशिष्टता इसकी शांतिपूर्ण, अहिंसक प्रकृति रही है। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक शांति अल्पकालिक रही है। 1970 के दशक की शुरुआत से राजनीति में राज्य और नागरिकों के बीच हिंसक टकराव एक नियम बन गया है। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की मांग करने वाले सिंगली समाज में एक सशस्त्र विद्रोह 1971 में शुरू हुआ। 1987 से 1989 तक जेवीपी का दूसरा विद्रोह हुआ, जिसे काफी कठोर तरीके से दबा दिया गया। उत्तरी तमिल समाज में उग्रवाद 1983 में शुरू हुआ, एक तमिल राष्ट्र के लिए स्वायत्तता की मांग करते हुए एक लंबे और दीर्घकालीन गृहयुद्ध की ओर अग्रसर हुआ। राज्य बनाम नागरिक संघर्ष की मानवीय लागत बहुत अधिक रही है। अभी तक कितने लोगों की कोई आधिकारिक गणना नहीं हुई है। यदि सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था के इस लंबे रिकॉर्ड ने श्रीलंका की राजनीतिक स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में बहुत तीखे सवाल खड़े किए हैं, तो आर्थिक पतन का मौजूदा संकट श्रीलंका के राजनीतिक अभिजात वर्ग की नीति और शासन की विफलताओं के निरंतर रिकॉर्ड के बारे में नए सवालों की ओर इशारा करता है। श्रीलंका, जो पहले मानव विकास की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक होने का दावा करता था, अब दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। जब यह सब एक साथ लिया जाता है, तो यह भयानक गवाही है कि कैसे श्रीलंका के राजनीतिक और नौकरशाही अभिजात वर्ग ने नागरिकों को एक अंधकार में भविष्य दिया है। क्रोधित नागरिकों के लिए वर्तमान शासकों से यह पूछने का पूरा औचित्य है कि स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए जनता के लाखों रुपए बर्बाद करने का उनका क्या नैतिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि वे चुनाव लड़ना जारी रखते हैं। प्रमुख कारण है कि क्यों रक्तपात के बिना स्वतंत्रता की थीसिस की शायद ही द्वीप राष्ट्र में प्रशंसा की जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी कुछ सुनवाइयों के सीधे प्रसारण के लिए सहमत होने में पारदर्शिता के लगभग अंतिम सीमा तक पहुंच गया। न्यायिक कार्यवाही में अधिक खुलेपन के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं द्वारा इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कथन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अब 4 भाषाओं हिंदी, गुजराती, ओडिया और तमिल में अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अपने कानूनी अवतार
में 99.9% नागरिकों के लिए समझ में नहीं आती है, न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और कदम है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रतिगामी प्रतीत होता है। यहाँ अदालत ने फैसला सुनाया कि एक आपराधिक मामले में आरोपी के खिलाफ दायर चार्जशीट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, इसलिए एक आरोप पत्र की मांग अदालत में दायर होते ही आपराधिक मामला सार्वजनिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह अस्थिर था। यह आदेश एक जनहित याचिकाकर्ता, कार्यकर्ता और पत्रकार द्वारा दायर याचिका का निस्तारण करते हुए पारित किया गया। यह एक ऐसा कदम है जिसे आपराधिक न्याय प्रशासन में अधिक पारदर्शिता के लिए जोर देने वालों के लिए एक झटके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जहां तक अधिकारियों और अपराध के पीड़ितों का संबंध है, इसके कई निहितार्थ हैं। पूर्व के आदेश का विरोध। पहली नजर में यह निर्णय न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का खंडन करता प्रतीत होता है, जहां यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ के मामले में 2016 यह निर्देश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी भी मामले में संबंधित जांच एजेंसी की वेबसाइट पर उसके पंजीकरण के 24 घंटे के भीतर होनी चाहिए। यह जनता के विचार और उचित कार्रवाई के लिए था, लेकिन अब न्यायालय के विचार में चार्जशीट यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा निर्दिष्ट अंतिम रिपोर्ट प्राथमिकी से अलग है और इसलिए अभियुक्त और पीड़ित के अलावा किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। यह संभवतः इसलिए था क्योंकि एक चार्जशीट विचाराधीन अपराध का एक व्यापक विवरण था और इसमें अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची और जांच अधिकारी के निष्कर्ष के समर्थन में दस्तावेजों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी थी। हालांकि इस तरह की सामग्री मुकदमे के दौरान सार्वजनिक ज्ञान बन जाएगी। शीर्ष अदालत के विचार में सुनवाई शुरू होने से पहले ही इन दस्तावेजों में निहित विवरण के साथ कोई भी कार्रवाई आरोपी और पीड़ित के लिए हानिकारक होगी। न्यायालय ने पाया है कि अंतिम रिपोर्ट में जो शामिल है उसका खुला प्रचार दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा विचारित योजना के अंतर्गत नहीं है। समय बदल गया है। अब हम संविधान के शुरुआती दिनों से बहुत दूर हैं, जब न्यायिक गतिविधि के हर पहलू में गोपनीयता का मंत्र था। अदालतें उस समय एक पवित्र संस्था थीं, जहां उनकी कोई भी कार्रवाई, आलोचना या किसी भी तरह की जांच के लिए खुली नहीं थी। न्यायिक निर्णयों की थोड़ी सी भी आलोचना अवमानना दंड को आमंत्रित करने का एक उचित अवसर थी। अब हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां जजों की अक्सर मीडिया में उनके न्यायिक फैसलों के लिए आलोचना की जाती है जो अपरंपरागत हैं और लोकप्रिय अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। हमने एक न्यायाधीश के निजी जीवन को भी सार्वजनिक बहस का विषय बनते देखा है। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ है कि चार्जशीट को सार्वजनिक ज्ञान से दूर रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन लोगों द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है जो लगातार न्यायिक चुप्पी की सीमाओं का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं। मेरे विचार से चार्जशीट को जनता के साथ मांग पर साझा करना बहुत सही है। हालांकि इसे जरूरी नहीं कि संबंधित अदालत की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए। सार्वजनिक हित इसकी सामग्री को पढ़ने के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया तय करता है। यह सच है कि अभियुक्तों के साथ निहित स्वार्थ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करने की दृष्टि से चार्जशीट में खामियों को खोजने में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन यह जनता के सदस्यों को परीक्षण शुरू होने से पहले चार्जशीट को देखने से रोकने और जांच की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के अवसर से इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इसके बजाय एक रैंक के बाहरी व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण विश्लेषण की संभावना में एक जांच की सुदृढ़ता को बढ़ाने और तथ्यों पर आधारित निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपाती अभियोजन को रोकने की क्षमता है। अब हम जानते हैं कि कैसे कुछ जांच बाहरी विचारों के कारण दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। एक निचली अदालत वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले की बाहरी जांच से लाभान्वित होगी यदि एक आरोप पत्र आम जनता को उपलब्ध कराया जाता है। एक खोया हुआ मौका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी जांच एजेंसियों के लिए एक वेकअप कॉल है, जिन्हें अक्सर चार्जशीट दाखिल करने में देरी या जांच की खराब गुणवत्ता के लिए अदालतों द्वारा फटकार लगाई जाती है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायालय की जांच एक अच्छी विशेषता है जो यथोचित रूप से सुनिश्चित करती है कि एक निर्दोष व्यक्ति का झूठा मुकदमा केवल एक विपथन है,
नियम नहीं। नेकनियत जनता के लिए चार्जशीट का अध्ययन करने का मौका। कम से कम महत्वपूर्ण मामलों में ट्रायल शुरू होने से पहले केवल यह सुनिश्चित करेगा कि ढीले ढंग से तैयार किए गए चार्जशीट की संख्या कम होगी। ट्रायल शुरू होने से पहले चार्जशीट की सार्वजनिक जांच के खिलाफ शीर्ष अदालत का आदेश न्यायिक सुधार के लिए एक झटका है और इससे केवल जांच की गुणवत्ता प्रभावित होगी।